तो आपका मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में जहाँ पे हम बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स की इन एमसीक्यू फॉर्मेट जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर यूपीएससी पीसीएस एसएससी सीजीएल बैंक एंड स्टेट एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद फर्स्ट एमसीक्यू। रिसेंटली सस्टेनेबल पावर 1404 ड्रिल को कंडक्ट किया गया है, ये किस कंट्री के द्वारा कंडक्ट किया गया है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो पहला तो आपको ये याद होना चाहिए कि ड्रिल का नाम क्या है, ये एक्सरसाइज का नाम क्या है, सस्टेनेबल पावर 1404 ड्रिल। तो इसको रिसेंटली कंडक्ट कराया गया है ईरान के द्वारा। ईरान के द्वारा कंडक्ट कराया गया है और किस रीजन में कराया गया है, वो कराया गया है गल्फ ऑफ ओमान के अंदर। दो पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला तो ये ड्रिल का नाम सस्टेनेबल पावर 1404 ड्रिल किसने कंडक्ट कराया है, ईरान ने कंडक्ट कराया है। और किस रीजन के अंदर कंडक्ट कराया है, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर कंडक्ट कराया है। तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से गल्फ ऑफ ओमान भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लाई करता है, पर्शियन गल्फ और अरबियन ओशियन अरबियन सी के बीच में लाई करता है। तो ईरान ने इसको कंडक्ट कराया है, उससे रिलेटेड एक मिसाइल लॉन्च का इमेज मैंने ऐड किया है यहाँ पे। गल्फ ऑफ ओमान के अंदर इसको कंडक्ट कराया गया है टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स नावल एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज। जैसा कि उनका अभी रिसेंटली एक दो महीने पहले ईरान और इजराइल वॉर छड़ा था, तो उसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए अपना और अपनी पावर दिखाने के लिए उन्होंने ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, इसरो ने प्रपोज किया है, क्या प्रपोज किया है, लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल LMLV। बोला है कि ये रेडी हो जाएगा 2035 तक, 2035 तक ये रेडी हो जाएगा हमारा LNLV। 2035 तक रेडी हो जाएगा। और ये लूनर पर कितना पेलोड ले जा सकता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहली बात तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, LMLV कब तक रेडी हो जाएगा एज प्रपोज्ड बाय इसरो। तो वो रेडी हो जाएगा 2035 तक। आपको ये डेट याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर मतलब सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे ही पूछ लेता है कि जो हमने इसरो ने प्रपोज किया है LMLV को रेडी करने का, कब तक का डेट दिया है, वो दिया है 2035 तक, 2035 तक। और दूसरा, और भी अगर डेप्थ में जाना चाहे तो वो बोलेगा कि ये मून तक कितना पेलोड लेके जा सकता है, इसकी मतलब कितनी कैपेसिटी तक इसको बनाया कि कितना वेट इस पे रखेंगे तो ये मून तक जा सकता है। वो बनाया है 27 टन के अकॉर्डिंग। मून तक तो 27 टन ले जा सकता है। दूसरा, अगर इसको लो अर्थ ऑर्बिट में के लिए बनाया मतलब जो यूज किया जाएगा तो वहां तक ही मतलब कम हाइट तक जाना है तो ज्यादा वेट ले पा जाएगा, सिंपल सी बात है। और ज्यादा हाइट तक जाना, ज्यादा दूरी तक जाना है तो कम वेट ले पाएगा। तो दो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि इसरो ने LMLV को कब तक का टारगेट रखा है, 2035 तक रखा है। और उसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब कितना पेलोड वो कैरी कर सकता है, मून तक कितना कर सकता है और लो अर्थ ऑर्बिट तक कितना कैरी कर सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली MOU साइन किया है IIT मद्रास स्टार्टअप TUTR हाइपरलूप प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिन्होंने प्रपोज किया है हाइपरलूप विल बी कनेक्ट। जो एक हाइपरलूप उन्होंने प्रपोज किया है ये महाराष्ट्र के अंदर, तो वो कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करके बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा अपना नवी मुंबई के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है वहां से लेके वदावन पोर्ट तक। और ये किस मतलब ये नवी मुंबई के अंदर मतलब मुंबई के अंदर JNPT पोर्ट ट्रस्ट से लेके वदावन पोर्ट ट्रस्ट तक हाइपरलूप सिस्टम को बनाया जाएगा। और इसको किस किस के मतलब ज्वाइंट वेंचर से बनाया जाएगा, IIT मद्रास का स्टार्टअप है TUTR हाइपरलूप प्राइवेट लिमिटेड और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके साथ एक MOU साइन किया है। ये दो पॉइंट अगर आप याद होंगे आप क्वेश्चन कन्वर्ट कर लेंगे। इस स्टार्टअप का नाम आपको पता होना चाहिए और किस IIT के अंदर ये पड़ता है, और दूसरा कहाँ से कहाँ तक ये लाइन रहेगी, JNPT टू वदावन पोर्ट। सिंपलेस्ट। नेक्स्ट MCQ हो जाता है, जो द्रुजवे पाइपलाइन है रिसेंटली डिसरप्ट की गई है ड्यू टू यूक्रेन। यूक्रेन ने अटैक करके उसको डिसरप्ट कर दिया, मतलब उसको जो पाइपलाइन है ऑयल गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए रशिया से, तो उसको इन्होंने अटैक करके उसको डिसरप्ट कर दिया, मतलब को डैमेज कर दिया था। अब वो सप्लाई रशिया से ऑयल गैस की रुक गई है। तो ये लाइन पाइपलाइन रशिया से किस रीजन को कनेक्ट के लिए सप्लाई कर रही थी ऑयल की, ड्रूजबे पाइपलाइन। तो ये इसको यूज किया जा रहा था हंगरी और स्लोवेकिया तक पावर सप्लाई के लिए, मतलब ऑयल सप्लाई के लिए एक तरीके से क्रूड ऑयल्स के लिए। तो ये इन्होंने यूक्रेन ने इसको डैमेज कर दिया है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पता होना चाहिए कि ये द्रुजबे पाइपलाइन का यूज करके रशिया किसको ऑयल ट्रांसपोर्ट करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है हंगरी और स्लोवेकिया। चलिए आइए देख लेते हैं हम इसको इन मैप।
मैप पे देखें तो ये रशियन फेडरेशन है, यहाँ पे यूक्रेन है। यूक्रेन ने जो रशियन फेडरेशन से इस हंगरी और स्लोवेकिया, ये वाला रीजन है जो, इसके अंदर जो पाइपलाइन के थ्रू जो अपना गैस वगैरह ऑयल वगैरह ट्रांसपोर्ट कर रहे थे उसको डैमेज कर दिया है। तो ये मैप में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, ब्लैक सी है, ये यूक्रेन है, और इसके रशियन फेडरेशन है। तो यहाँ से ये हंगरी और स्लोवेकिया तक जो पाइपलाइन आ रही थी उसको इन्होंने डैमेज कर दिया है, ऑयल सप्लाई की। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, इंडिया ने जो एएमसीए फाइटर जेट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, वो किस फॉरेन कंपनी के साथ डेवलप करेगा? वो जो मतलब इंडिया एएमसीए फाइटर जेट है प्रोग्राम के अंदर, जो ये फाइटर जेट को डेवलप करेगा, किस फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर बनाएगा इनको? तो उस फॉरेन कंपनी का नाम है, मतलब वो कंट्री होगी फ्रांस, और फॉरेन कंपनी का नाम है सैफरन। ये जो इंडिया ने एएमसीए फाइटर जेट बनाने वाला है, वो फ्रांस की एक सैफरन कंपनी के साथ बनाने वाला है। इतना आपको पता होगा तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में कन्वर्ट हो जाएगा। इंडिया इज गोइंग टू क्रिएट मतलब डेवलप एएमसी फाइटर जेट विद द हेल्प ऑफ ए फॉरेन कंपनी ऑफ फ्रांस नेम्ड एज सैफरन। और ये एएमसी, ये जो जेट इंजन से मतलब जो फाइटर जेट है, ये फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। और एएमसी का फुल फॉर्म एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इतना भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दो चीज जो मैं मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इनको अपलोड मतलब डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं बाद में भी। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट किस कंपनी के साथ? सैफरन। और कहाँ से बेस्ड है वो? फ्रांस पे, फ्रांस से रिलेटेड। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू, जम्मू कश्मीर ने रिसेंटली गवर्नमेंट के दो एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया अंडर आर्टिकल 3112 सी। तो इसमें मतलब आर्टिकल 3112 सी के अंदर कौन सा वो प्रोविजन है जिसपे अलाउड होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी डिसमिस करना? वो प्रोविजन है कि अगर वो लिंक हो टेरर लिंक्स और नेशनल सिक्योरिटी को कंसर्न को लेके। ठीक है, और इसका ग्राउंड क्या होता है आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। आर्टिकल 312 सी, इसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी डिसमिस किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ लिंकेज विद टेरर ग्रुप और नेशनल सिक्योरिटी को कहाँ पे कंसर्न हो। और दूसरा हो सकता है, इसमें क्या होता है कि विदाउट इंक्वायरी इन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मतलब इंक्वायरी किए बिना ही इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी स्टेट उसको डिसमिस कर दिया जाए। समझ गए? दो पॉइंट आर्टिकल का आपको याद रहना चाहिए कि आर्टिकल कितना है ये, और दूसरा जो ग्राउंड है, जो प्रोविजन है जिसके बेस पे इनको डिसमिस किया गया, वो आपको पता होना चाहिए। और मतलब क्या प्रोविजन है, इंक्वायरी की जाएगी नहीं की जाएगी, वो भी आपको पता होना चाहिए। तीन पॉइंट दिमाग में रहेंगे, बार बार आप रिवीजन करें। देखो, रिवीजन इज द की। किसी भी आप यूट्यूब एजुकेटर से जाके पढ़ो, सब पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ और भी पढ़ा रहे हैं, पर लेकिन आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो जो प्रिसाइज कंटेंट पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, अच्छे से अपने दिमाग में बार बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करिए। आपका एग्जाम क्या मांग रहा है? एग्जाम मांग रहा है कि आपको सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये किसके साथ किया है, ये किसने कंडक्ट किया है, इसको किसने इनॉग्रेट किया है। तो उसी तरीके से आपको उसको तैयार करना है। और इन डेप्थ जा रहा है जैसे यूपीएससी का होता है, आपको बहुत सारा डिटेल दिमाग में मतलब अच्छे से हर पहलू से उसको पढ़ना पड़ेगा, तो उस तरीके से भी देखना। नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्रेक पासेज में रिसेंटली एक अर्थक्वेक आया 7.5 मैग्नीट्यूड का। तो मैग्नीट्यूड तो नहीं पूछने वाला, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। पूछेगा डे ड्रेक पासेज कहाँ पे लाई करती है, इसकी लोकेशन। तो ये ड्रेक पासेज करती है केप हॉर्न इन चाइल ऑफ साउथ अमेरिका एंड साउथ सेटलेट आइलैंड, यहाँ पे ये लाई करती है। ये आपको पता होना चाहिए ड्रेक पासेज कहाँ पे है। ये साउथ सेटलेट आइलैंड कहाँ पे पड़ता है? अंडमान सॉरी वो अंटार्कटिका के नॉर्थ में, और ये केप हॉर्न साउथ अमेरिका की टिप पे। मैप में हम देख लेते हैं, ये केप हॉर्न हो गया, ये चाइल अर्जेंटीना वाला रीजन है साउथ अमेरिका का यहाँ, और ये साउथ सेटलैंड आइलैंड ये हो गया, और इससे नीचे अंटार्कटिका है। तो ये ड्रेक पासेज यहाँ पे लाई करती है, ये आपको पता नहीं चाहिए। इस रीजन में एक अर्थक्वेक आया है 7.5 मैग्नीट्यूड का। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो जाता है जिसमें आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे लाई करता है, क्योंकि एग्जामिनर बस इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस रीजन में लाई करता है, किन दो कंट्रियों के बीच में लाई करता है, किन दो मतलब जो मतलब लैंड है, लैंड मार्स है, उनके बीच में लाई करता है, किससे किसको कनेक्ट करता है। अब यहाँ से आपको देख रहे होगे ये अटलांटिक ओशियन ऊपर से आ रहा है, और इधर से पैसिफिक ओशियन है, तो इसको भी कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, मतलब हर चीज कोई बताएगा नहीं आपको। आपको मैप में जाना है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि भाई क्या कर रहा है, ये कहाँ पे लाई कर रही है। लैंड मास ये हो गया केप हॉर्न, और ये साउथ सेटल आइलैंड हो गया, इधर पैसिफिक ओशियन हो गया, इधर अटलांटिक ओशियन होगा, बस समझ आ गया।
अच्छे से उसको बार बार देख लेना है, हो जाएगा कन्वर्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंडिया का रिसेंटली री इलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एआईबीडी, उसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? सेक्रेटरी आपको पता होना चाहिए कि जो है कुआलालंपुर में। ठीक है जी। और अब एआईबीडी क्या है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, समझ रहे हो? जिसको फाउंड किया गया था 1770 में अंडर यूनेस्को। ये ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है एशिया पैसिफिक का। बस उतना आपको पता हो एआईबीडी, तो उसका इंडिया का चेयरमैन बन गया। बस यही पूछेगा कि न्यू चेयरमैन ऑफ एआईबीडी सिलेक्टेड विच कंट्री, तो इंडिया इज सिलेक्टेड, री इलेक्टेड, मतलब पहले 2015-16 राउंड में था ये, अब 7-8 साल बाद दोबारा से री इलेक्ट हुआ है। तो आपको बस प्रेजेंट कंटेक्स्ट से इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। हिस्ट्री में इतना जाने की जरूरत नहीं है कि दो उससे पहले कब बना था, उससे पहले कब, वो नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि अभी में कौन बना है। ये इतना आपको पता होगा, आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, रिसेंटली सूर्य नाम से एक एआई मॉडल लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है ये पता होना चाहिए, नासा और आईबीएम ने मिलकर लॉन्च किया है। समझ गए? एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि सूर्य नाम का एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है? नासा और आईबीएम ने लॉन्च किया है। और इसका पर्पस क्या है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। पर्पज है भैया इसका फोरकास्ट करना सोलर एक्टिविटी और स्पेस वेदर। जो सोलर एक्टिविटी हो रही है ना सन के अंदर, उसका फोरकास्टिंग करना, और उसके बेस्ड पे मतलब पहले ही स्टेप्स ले लेना, जाकि ताकि जो सोलर, जैसे सन से सोलर फ्लेयर्स वगैरह आती है जिससे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो उसको लेके पहले ही एक्शंस ले लेना, मतलब पहले ही रेमेडी ले लेंगे हम उसके लिए। तो यही है कि आईबीएम और नासा ने मिलकर लॉन्च किया है। नाम क्या है? सूर्या। ये एआई मॉडल है जो प्रेडिक्ट करेगा सोलर एक्टिविटीज को। 2 घंटे पहले बताएगा, तो इतना तो पूछेगा नहीं क्वेश्चन एग्जामिनर। बस आपको इतना पता होना चाहिए क्या करता है, किसने बनाया है और नाम क्या है। किस कंट्री ने टॉप किया है आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 को? किस कंट्री ने टॉप किया है? ये टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। और इसमें पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे सिंगापुर है, तीसरे पे हांगकांग है। इसी तरीके से लिस्ट है। इस लिस्ट में इंडिया का नाम कहाँ है? ठीक है जी। रैंकिंग के कैटेगरी है, मतलब जो रैंकिंग किस बेस पे होती है, वो 4 फैक्टर है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस एफिशिएंसी क्या है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी क्या है, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, बिजनेस की एफिशिएंसी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया की रैंक को लेके पहला तो स्विट्जरलैंड हो गया भाई। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि टॉप किसने किया है, स्विट्जरलैंड ने किया है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया का रैंक क्या है। इंडिया का रैंक इस बार फॉल हुआ है, 41 है। पिछली बार कितना था? 39 था 2024 में, तो इस बार डिक्लाइन हुआ है। तो इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि किसी न किसी फील्ड में हम लैग कर रहे हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस को लेके। इसको पब्लिश कौन करता है आईएमडी रैंक को? इसको पब्लिश करता है आईएम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड। बस इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है अन्ना चक्रा टूल लॉन्च किया गया है, कितने स्टेटों में इसको स्टार्ट किया गया है उसका। अब ये अन्ना चक्रा क्या है? अन्ना चक्रा एक पीडीएस सिस्टम है जो सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करेगा, और इसको 30 स्टेट्स के अंदर ये एक्टिव है। 31 में से 30 के अंदर एक्टिव है। एक कौन सा पेंडिंग है? एक है मणिपुर। मणिपुर के अंदर अभी इसको नहीं कर पाए स्टार्ट। ठीक है। इसको बनाया किसने? अन्ना चक्रा टूल को डेवलप बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विद कोलैबोरेटिंग आईआईटी दिल्ली फिट एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये क्या होगा कि लॉजिस्टिक जो सप्लाई चेन है ना, लॉजिस्टिक को उसको ऑप्टिमाइज करना है फूड ग्रेन मूवमेंट के लिए। ठीक है। इससे हेल्प मिलेगी रिड्यूस करने में कॉस्ट, फ्यूल यूज, कार्बन एमिशन। बस आपको पता ही होना चाहिए, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो उस पॉइंट से अन्ना चक्रा टूल क्या है। ये पीडीएस सप्लाई चेन सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने का एक टूल है। डेवलप किसने किया है और कितने स्टेट में एक्टिव, मतलब किस स्टेट में नहीं है? मणिपुर में नहीं है। और इसको बनाया आईआईटी दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर। इंडिया री इलेक्टेड चेयरमैन क्या आपको बता ही दिया है, एआईबीडी का पहले डिस्कस कर लिया है। ड्रेक पासिस भी अभी उन्होंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट एमसीक्यू था रैमपेज मिसाइल को लेके। इंडिया प्लान कर रहा है इसको प्रोक्योर करने का। इसे किस नाम से, किस किस नाम से बोला जाता है, मतलब किस नाम से इसको जाना जाता है? इसको जाना जाता है भाई प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल। मतलब ये हवा से, मतलब जो फाइटर जेट्स है ना वो छोड़ेंगे इस मिसाइल को हवा से, मतलब जो एनिमी के टारगेट होगा बेस पे, उसको टारगेट करने के लिए एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। और ये मिसाइल कैसी है ये भी आप, मतलब पहले तो रैमपेज मिसाइल क्या है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल है।
दूसरा, ये रैम्पेज मिसाइल किस कंट्री से ओरिजिनेटेड है? इजरायली मिसाइल है ये। और ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। और एक और चीज, ये सुपरसोनिक मिसाइल है। ये पॉइंट्स आपको याद होंगे, आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। इसराइल से पर जो रैम्पेज मिसाइल है वो इसराइल बेस्ड है, सुपरसोनिक है और लॉन्ग रेंज है और एयर टू ग्राउंड है। बस क्वेश्चन हो गया आपका खत्म, इतना आपको पता होगा, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। किलाउ वोल्केनो हवाई में भी मतलब ये एरप्ट होते ही रहते हैं। ये किस तरीके का वोल्केनो आपको पता होना चाहिए। ये भाई सील्ड वोल्केनो। सील्ड वोल्केनो क्या होते हैं? लार्जेस्ट वोल्केनो होते हैं अर्थ पे। ठीक है। ये किलाओ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। ये मोना लो के पास में है। तो इसका मैप देख लेते हैं कहाँ पे पड़ता है। इसमें बहुत सारा मतलब मल्टीपल टाइम एरप्शन होता ही रहता है कंटिन्यू। ये किलाओ मोनाली ये पड़ते हैं अपने हवाई आइलैंड के अंदर। हवाई आइलैंड के अंदर ये मोनाली हो गया, एक किलाओ हो गया। तो अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है ज्योग्राफी बेस्ड, ईस्ट में कौन पड़ता है, वेस्ट में कौन पड़ता है? ईस्ट में लोआ होता है और वेस्ट में मोना लोआ होता है। ठीक है। और ये यूएसए मतलब ये नॉर्थ अमेरिका के लेफ्ट साइड में, मतलब नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में ये हवाई आइलैंड लाई करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, लास्ट एमसीक्यू, सबसे बेहतरीन एमसीक्यू। आफ्टर इट रिसेंट एक्सपेंशन सुंदरबन रिजर्व हैज बिकम, मतलब सुंदरबन टाइगर रिजर्व के अंदर एक्सपेंशन किया है, मतलब एरिया को बढ़ा दिया गया है। तो इसकी रैंकिंग कितनी बढ़ गई है अभी? तो ये हो गया भाई सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। देखा। और इस कलकत्ता के अंदर ये मतलब इस वाले रीजन के अंदर ये लाई करता है। ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हो गया है इसको। ये टाइगर रिजर्व शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ। और इससे भी ऊपर कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये सबसे बड़ा है। तो नया एरिया 3629 हो गया बढ़ के। और श्रीशैलम नागार्जुन सागर श्रीशैलम का 3700 है। ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रैंक कितना हो गया उसका नया। वो सेकंड नंबर पे आ गया, पहले 6 नंबर पे सुंदरबन, अभी सेकंड नंबर पे आ गया। तो ये कुछ 16 क्वेश्चन थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे। मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करता हूँ। कभी कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, सुबह की जगह शाम हो जाता है। बट कंटेंट में अच्छा ही देता हूँ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। फालतू का कंटेंट नहीं देता कि जैसे इस डेट को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, कि सारा डेट 365 डेट आप याद नहीं रख पाओगे। एग्जामिनर ना, एग्जाम में 365 डेट का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन एक दो डेट पे आएगा, वो उसका मैं एक कंबाइंड पीडीएफ बना मतलब वीडियो अपलोड कर दूंगा बाद में, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है भाई एनुअल साल में, कि भगत सिंह वगैरह से रिलेटेड और भी काफी वेटलैंड से रिलेटेड, मतलब अलग अलग चैप्टर से, अलग अलग सब्जेक्ट से जो जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो उनकी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। बट अभी के लिए यही कि डेली बेसिस पे वीडियो आएगा, आप अच्छे से देखें समझें, कमेंट करें कि क्या और चीज मुझे इसमें इंक्लूड करनी चाहिए, किस किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और कहाँ मैं अगर मैं लैग भी कर रहा हूँ तो वहां पे भी मुझे बताएं। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज लेक्चर। स्टे अपडेटेड, स्टे अहीड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू ऑल।